डेट है आज 6 जनवरी 2020 और आज हम करंट अफेयर करने के बाद क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन रोज़ की तरह लास्ट में करेंगे। तो चलते करंट अफेयर देखते हैं क्या क्या टॉपिक है आज। पेंगोलिन फर्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को रिपील करने के लिए बोला है। रिपील का मतलब है जी हटाना, रिमूव करना। किसको? प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स रूल्स बनाए थे गवर्नमेंट ने 2017 में इनको। तो इनसे रिलेटेड क्या न्यूज़ है ये पढ़ेंगे। बजट सेशन न्यूज़ में इसे देखेंगे। 3 स्टेट ने अभी एंटी कन्वर्जन लॉ बनाए हैं, उनको कंपेरिजन करेंगे, उनसे रिलेटेड न्यूज़ है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जी ईरान की न्यूक्लियर डील्स के बारे में। अभी ईरान यूरेनियम का इनरिचमेंट कर रहा है, इससे रिलेटेड न्यूज़ है, ये देखेंगे। नेक्स्ट क्या है जी? बर्ड फ्लू से रिलेटेड है, इसे देखेंगे। इंडिया की आर्कटिक पिटिशन शुरू की है, ये देखेंगे ये क्या है। और नेक्स्ट है जी गवर्नमेंट ने स्कूल बैग पॉलिसी बनाई है, इससे रिलेटेड न्यूज़ है, इसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है जी एक दीपोर बिल न्यूज़ में है, ये क्यों है इसे देखेंगे। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स बनाई है आरबीआई ने, ये न्यूज़ में, इसे पढ़ेंगे। कोलार लीफ नोज्ड बैट न्यूज़ में, इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है ये देखेंगे। सबारी रिवर न्यूज़ में, इसे देखेंगे। चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे। फर्स्ट है जी पेंगोलिन। पेंगोलिन क्या होता है जी? ये है जी, देख लो पेंगोलिन, ये वर्ड, ये बहुत छोटा सा, आपको इमेज में इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, बहुत छोटा सा है ये। इसे चींटी खोर भी बोलते हैं, चींटी खोर, चींटी खाता है जी। अभी न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में इसलिए था जी, उड़ीसा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अभी स्टेप लिए हैं इसको कंजर्व करने के लिए। क्यों? इसकी पोचिंग और इलीगल ट्रेडिंग होती है। मतलब पोचिंग का मतलब है जी हंटिंग, शिकार करना, और ट्रेडिंग व्यापार होता है इसका। तो इसको कंट्रोल करने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं, इसलिए न्यूज़ में था। पेंगोलिन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है। ये वर्ल्ड में जो पूरे प्लानट पे, अर्थ पे, एक प्लानट मतलब अर्थ, अर्थ हमारा पृथ्वी पे, मतलब पूरे ग्लोबल वर्ल्ड वाइड एक ऐसा एनिमल है जो ओनली स्केली एनिमल है। स्केली का मतलब होता है जी चप्पड़, पपड़ीदार या छिलकेदार, ये बने होते हैं ना छिलके से पपड़ी। सिर्फ एक ऐसा ही मैमल, अकेला मैमल है ये, ओनली स्केली मैमल, जो स्केली मैमल है पूरे वर्ल्ड में, प्लानट पे। और मैमल क्या होते हैं? मैमल होते हैं जी, कुछ क्राइटेरिया होते हैं मैमल को डिफाइन करने के लिए। क्या क्राइटेरिया होते हैं? एक तो जी मैमल्स ऐसे प्राणी को बोलते हैं, ऐसे जीव को बोलते हैं वो जो वार्म ब्लडेड हो। वार्म का मतलब है जी गर्म, जिसका गर्म खून हो, वार्म ब्लडेड। दूसरा क्राइटेरिया क्या है जी? दूसरा जी ये कि वो वर्टेब्रेट होना चाहिए। वर्टेब्रेट का मतलब क्या होता है? मतलब उनमें स्पाइनल कोड होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी वगैरह होना चाहिए। थर्ड क्या है जी? थर्ड है जी वो बेबी प्रोड्यूस करते हों, मतलब बच्चे पैदा करते हों, अंडे ना देते हों। एग, बहुत पता होगा ना, बहुत से प्राणी अंडे देते हैं, बहुत से बच्चे देते हैं, तो बच्चे देते हों डायरेक्ट। दूसरा क्या है जी? फोर्थ नेक्स्ट क्या है जी? ये है जी कि वो क्या है, मिल्क भी प्रोड्यूस करते हो, दूध पिलाते हो अपने बच्चे को। अब बताओ इंसान क्या मैमल है? बिल्कुल हाँ जी, इंसान की सारी क्वालिटी है, वार्म ब्लड भी है, गर्म खून भी है, वर्टेब्रेट रीढ़ की हड्डी भी है, बेबी भी प्रोड्यूस करते हैं, मिल्क दूध वगैरह भी प्रोड्यूस करते हैं। तो इंसान भी मैमल है, तो ये भी मैमल है, लेकिन ये स्केली मैमल है। हम स्केली मैमल नहीं है, हम पे पपड़ीदार थोड़ी ना ऐसे बने हुए हैं। तो ये पूरे प्लानट पे अकेला ही है ओनली, ये याद रखना है। और साइट्स ने भी कहा है कि इसके बारे में कि इसकी इलीगल ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा होती है पूरे वर्ल्ड में। जितने भी वर्टेब्रेट प्राणी हैं, रीढ़ की हड्डी जिनमें, उनमें सबसे ज़्यादा इसकी ट्रेड होती है। साइट्स क्या है? मैंने पहले भी अपने लेक्चर में बताया। साइट्स एक कन्वेंशन है जी जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ को बचाती है, फ्लोरा और फोना को। फ्लोरा मतलब होता है आपका, फ्लोरा मतलब प्लांट या ट्रीज़ को बोलते हैं, और फोना बोलते हैं एनिमल्स को, ठीक है। तो इनको बचाने के लिए पूरे काम करती है वर्ल्ड वाइड, एक ट्रीटी है, कन्वेंशन है, इंडिया भी इसका पार्ट है। तो इसने बोला ये सबसे ज़्यादा इलीगली ट्रेड होने वाला प्राणी है। नेक्स्ट क्या है जी? इसकी 8 स्पीसीज़ पाई जाती हैं वर्ल्ड वाइड। पेंगोलिन की 8 कैटेगरी पाई जाती हैं, समझे। तो उन 8 कैटेगरीज़ में पेंगोलिन की 2 कैटेगरीज इंडिया में पाई जाती हैं। 2 कैटेगरी कौन कौन सी है जी? एक तो चाइनीज़ पेंगोलिन और दूसरी है इंडियन पेंगोलिन। अब चाइनीज़ पेंगोलिन और इंडियन पेंगोलिन को IUCN की लिस्ट में डाला गया है, रेड लिस्ट में। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। ये एक संस्था है जी इंडिया, ये क्या है, एक तरह से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब और NGO टाइप है। ये क्या है? स्पीसीज़ के कंजर्वेशन के लिए पूरे वर्ल्ड वाइड, ये चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, उनके कंजर्वेशन के लिए काम करती है IUCN। मैंने पहले भी अपने लेक्चर में पढ़ाया हुआ है इसके बारे में। तो इसने क्या है कि लिस्ट में डाला हुआ है चाइनीज़ पेंगोलिन को क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में और इंडियन पेंगोलिन को एंडेंजर्ड लिस्ट में, समझे। ऐसे याद करना है, C फॉर चाइनीज़, C फॉर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, E फॉर इंडियन, और E से आ रहा है एंडेंजर्ड। तो इंडियन पेंगोलिन एंडेंजर्ड में और चाइनीज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड में। और जो एक एक्ट है जी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, देखो जी ये एक्ट ना
ये न्यूज़ में रहता है, ये हर बार कोई भी ऐसा साल नहीं जाता यूपीएससी पीसीएस कोई सा भी स्टेट का पीसीएस हो या यूपीएससी हो, हर साल क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इससे ये एक्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसमें 6 कैटेगरियाँ हैं लगभग, शेड्यूल 1 2 3 4 5 6। तो उसका शेड्यूल 1 में इस कैटेगरी में डाला हुआ है इसको, पेंगोलिन को। और जिसको भी शेड्यूल 1 कैटेगरी में डाला होता है उसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिलती है, मतलब उसकी रख रखाव, बचाव, प्रिजर्वेशन सबसे ज़्यादा उस पर ध्यान दिया जाता है, समझे। तो इससे रिलेटेड यही न्यूज़ थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी गवर्नमेंट ने ना एक रूल बनाए थे 2017 में, कौन से, एनिमल्स के लिए, प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ केस प्रॉपर्टीज़ एनिमल्स रूल 2017। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी गवर्नमेंट को कहा है इनको हटाइए, रिमूव करिए, रिपील करिए, एलिमिनेट करिए। क्यों क्यों कहा जी, क्योंकि ये रूल बनाए थे ना, एक एक्ट है जी 1960 का, 1960 का, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट। ये एक्ट है जी 1960 में बनाया था गवर्नमेंट ने। इस एक्ट के थ्रू ये रूल बनाए थे 2017 में। तो इस जो रूल बनाए 2017 में, ये अधिकार देते हैं गवर्नमेंट को कि किसी भी, जब मान ले किसी भी गौशाला में जाके या किसी फार्म में जहाँ पे एनिमल्स रखे जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट सीजर कर सकती है, कन्फिस्केट कर सकती है, मतलब जब्त कर सकती है एनिमल्स को। अब एनिमल्स को किसके बेस पे, सिर्फ सस्पिशन के बेस पे, दे यहाँ लिखा है मियर सस्पिशन, मतलब मियर का मतलब है जी ओनली, केवल, सस्पिशन मतलब डाउट, संदेह, शंका, कि क्या, कैसी शंका, कि एनिमल के साथ क्रूअल्टी हो रही है, दरिद्रता हो रही है, अत्याचार हो रहा है एनिमल्स पे। कैसा, मतलब वहाँ पे एनिमल्स को काटा जाता है, एनिमल्स को यहाँ पे काटा जाता है, समझ रहे हो। या फिर ये कसाई को बेचते हैं, स्लॉटर मतलब कसाई को बेचते हैं। एक होता है जी स्लॉटर हाउस, स्लॉटर से बना स्लॉटर हाउस, मतलब कसाई खाना या बूचड़ खाना। अबेट्योर भी बोलते हैं इन्हें, अबेट्योर, बूचड़ खाने को अबेट्योर। तो इनमें बेच देते हैं ये एनिमल्स को। तो इसके संदेह पे भी उन्हें एनिमल्स को ले सकती है। और जब एनिमल्स को यहाँ से ले जाएगी, गवर्नमेंट जब्त कर लेगी, तो फार्मर्स और जो जो जितने भी ट्रेडर हैं, व्यापार करते हैं, उनकी तो लाइवलीहुड इसी पे डिपेंड है ना जी, उनका रोज़गार तो यही है। तो प्रॉब्लम तो होगी ना, फिर ये अपना रोज़गार कैसे चलाएंगे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये रूल्स को हटाओ आप, ये रूल्स बेकार रूल्स हैं। तो अब इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। ये देखो मैंने बता दिया, ये 2017 में रूल बनाए थे, कौन से एक्ट के थ्रू, प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 में। अब ये क्या है, मजिस्ट्रेट को पावर देते हैं कि ये, कि मजिस्ट्रेट क्या है कि जुर्माना लगा सकता है जब भी केस गया इसका, एनिमल को, मान लो किसी ने एनिमल पाल रखे हैं, गवर्नमेंट ने इनको जब्त किया और केस गया इनका, तो जो मजिस्ट्रेट होगा जो, वो क्या है, जुर्माना लगा सकता है। फोरफिएट का मतलब होता है जी हाँ, जुर्माना लगा सकता है उस जो कैटल बियर कर रहा है, जो पशु पाल रहा है उस पर। और इसके बाद जब छुटाए जाते हैं ना एनिमल्स, तो ये क्या है, इन्फर्मरीज में, गौशालाज में, पिंजारा पोल में, इनमें क्या है कि उनको रखा जाता है। इन्फर्मरीज क्या होते हैं जी, हॉस्पिटल ही होते हैं एक तरह से पशुओं के, एनिमल्स के, मतलब जहाँ पे रख रखाव देखभाल की जाती है, वही हॉस्पिटल, इन्फर्मरीज, वहाँ पे भेज दिया जाता है। और एनिमल्स को अडॉप्शन के लिए भी दिया जाता है, मतलब जैसे जब कोई बच्चा अडॉप्ट करते हैं ना, ऐसे ही एनिमल्स को भी लोग अडॉप्ट करते हैं जो एनिमल्स से प्यार करते हैं। जैसे आप डॉग पालते हो, ऐसे ही एनिमल्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, उसकी रख रखाव करते हैं वहाँ पे। तो अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की है जी, जो इसमें नहीं है न्यूज़ में, वो है जी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भी जो एक्ट है ना, जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 का एक्ट है, इसके थ्रू ही बनाया गया था ये 1962 में बनाया गया था ये, 1962 में, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या जी, इस एक्ट के थ्रू बनाया, इसका मतलब ये स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई ना, स्टैट्यूटरी बॉडी, बिल्कुल जी एक्ट के थ्रू बनाया, मैंने बताया था, सांविधिक संस्था। और ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका चेयरमैन होते हैं जी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का जो सेक्रेटरी होता है ना, सेक्रेटरी कौन होते हैं, जैसे आप आईएएस बन जाओगे तो इसके चेयरमैन बन सकते हो, सेक्रेटरी लेवल पे चला जाएगा जब आईएएस, तो वो सेक्रेटरी इसके चेयरमैन होते हैं। याद रखना, स्टेटमेंट आ जाए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इसका वो होता है क्या, चेयरमैन, ना कोई मंत्री नहीं होता है इसका चेयरमैन, समझ में आया। कौन होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट जाते हैं बन के, आईएएस वगैरह सेक्रेटरी बन जाते हैं, वो चेयरमैन बनते हैं इसके। तो ये चीज़ याद करने की है, ये हमेशा न्यूज़ में रहता है और इससे आ भी चुका है, समझे। देखो जी, नेक्स्ट न्यूज़ है वो हमारी बजट सेशन, वो ख़त्म हुई। बजट सेशन क्यों न्यूज़ में था, अभी न्यूज़ में इसलिए होने वाला है ना बजट सेशन, अभी बजट सेशन
क्यों न्यूज में है? क्योंकि कोविड-19 की वजह से फिजिकल डिस्टेंसिंग के द्वारा चलाया जाएगा, मतलब लोग दूर दूर बैठा के। इसलिए आपको पता है अभी पीछे मानसून सेशन हुआ था, मानसून में सेशन का मतलब होता है जी जब पार्लियामेंट मीट करती है ना, या तो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट, जब सदन लगता है, इनका सदन बोलते हैं हिंदी में, मीट करते हैं, मिलते हैं। जैसे आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, हम गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, वो क्या है कि ड्यूटी पे जाते हैं ना, अपना काम तभी तो शुरू होता है। तो इनकी भी ड्यूटी है, जब सेशन लगेगा इनकी ड्यूटी शुरू हो गई, जब सेशन नहीं है इनकी छुट्टी है, हॉलीडे है, समझे। तो सेशन 3 तरह के सेशन होते हैं, याद रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। 3 तरह के सेशन, एक तो क्या है आपका मानसून सेशन, एक विंटर सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन, विंटर का मतलब होता है सर्दियों में लगता है सेशन, और एक होता है जी बजट सेशन। 3 सेशन पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के हिसाब से, याद रखना ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं दिए हुए हैं, संविधान में, कि 3 सेशन लगने ही लगने हैं। सिर्फ पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, सहमति से 3 सेशन लगाए जाते हैं। और पिछली बार अभी मानसून सेशन हुआ था, मानसून सेशन के बाद नवंबर दिसंबर में विंटर सेशन होना था, नवंबर और दिसंबर में विंटर सेशन होना था, लेकिन जो नहीं हुआ कोरोना की वजह से। तो उसके बाद अब मानसून कौन सा होगा? बजट सेशन होगा। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है, ये प्रोविज़न है कि देयर शुड बी नो मोर देन 6 मंथ गैप, मतलब 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए दूसरे सेशन में। मान लो अब सेशन लगा है तो 6 महीने से पहले दूसरा सेशन होना चाहिए पार्लियामेंट का, सिर्फ इतना प्रावधान है। ये प्रावधान नहीं है कि 3 सेशन होने चाहिए, समझे। तो अब ये न्यूज़ क्या है, इससे रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं क्या है। ये देखो जी, अब इसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्वेश्चन आवर होगा कि नहीं होगा, गवर्नमेंट ने ये कोई क्लैरिटी नहीं दी है। क्वेश्चन आवर क्या होता है जी, देखो जी अब डिटेल में समझते हैं इसको। क्वेश्चन आवर क्या होता है, इसके लिए ना एक पेज ही ले लेते हैं, नया पेज ले लेते हैं, यहाँ पे आने दो इसे, और इसके लिए लेंगे हम नया पेज, ये ले लिया जी। क्वेश्चन आवर क्या होता है ये समझेंगे हम। जब भी सेशन लगता है ना, सेशन किसका, चाहे पार्लियामेंट का लग रहा हो, सेशन, चाहे लग रहा हो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, मतलब कि स्टेट में, आपको पता है ना स्टेट में भी 2 हाउस होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो सिर्फ 2 जगह ही है। कौन कौन सी, मतलब 6 स्टेट में है, 6 स्टेट में है। आज क्या जी प्रॉब्लम क्या हुई कि मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया था, सारा लेक्चर रिकॉर्ड हुआ, और क्या है कि मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया, तो मेरा 1.25 घंटा बर्बाद हो गया आज, समझ रहे हो। दोबारा मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सोच सकते हो आप कितनी तकलीफ़ हो रही है मुझे, इसलिए थोड़ा अपसेट हो रहा हूँ मैं। तो पढ़ते हैं हम आगे, क्या है कि क्वेश्चन आर है, क्वेश्चन आर के क्या है 6, ये मान लो चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली हो उसके, या लेजिस्लेटिव काउंसिल, 2 हाउस, ये जब पार्लियामेंट हो, अपनी पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल पे होती है, आपको पता है। तो स्टेट लेवल पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, असेंबली, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल, हाँ जी 6 स्टेट में, ये बता रहा था मैं। 6 स्टेट कौन कौन से हैं आपके, यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 6 स्टेट हैं जी। ये 6 स्टेट हैं जी जिनमें है लेजिस्लेटिव काउंसिल, वरना सब में एक ही है लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट में। तो चाहे स्टेट का या पार्लियामेंट का सेशन हो, तो सेशन शुरू होने से पहले फर्स्ट आवर जो होता है ना, वो क्वेश्चन आवर होता है। जो पहला घंटा होता है ना, फर्स्ट आवर, उसी को बोलते हैं क्वेश्चन आवर, समझे। अब क्वेश्चन आवर को डिटेल में समझते हैं, ये तो समझ गए कौन किसको बोलते हैं। एक चीज़ याद रखनी है, क्वेश्चन आवर ना कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, हमारे संविधान में नहीं दिया हो। ये सिर्फ क्या है, लोकसभा ने, मतलब पार्लियामेंट ने रूल बनाए हुए हैं, क्या, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में है, ये प्रोसीजर में, याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में है। अब क्वेश्चन आवर कितने तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन आवर में, वो होते हैं जी 3 तरीके के, एक चौथा भी होता है वो लास्ट में बताऊंगा। 3 तरीके के क्या, आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा, रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। एक तो होता है जी क्या, एक होता है स्टारेड क्वेश्चन, एक होता है जी नॉन स्टारेड क्वेश्चन, एक थर्ड होता है जी शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, शॉर्ट SORT शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो इनको समझते हैं जी थोड़ा। स्टार क्वेश्चन होते हैं जी, ये क्या है, स्टार लगा देते हैं क्वेश्चन पे, और इनको ना ओरली आंसर देना पड़ता है, मतलब कि मौखिक आंसर देना पड़ता है, और सप्लीमेंट्री आंसर पूछा जा सकता है।
जब भी मिनिस्टर से कोई मेंबर पार्लियामेंट का पूछेगा आंसर, ओरली पूछेगा, ओरली आंसर देना पड़ेगा इसका, मतलब ओरली आंसर देना पड़ेगा इसका मिनिस्टर को, और ओरली देगा तो सप्लीमेंट्री दूसरे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और नॉन स्टारड में होता है जी, ये रिटर्न में पूछे जाते हैं, लिख के दिए जाते हैं, ये आंसर लिख के दिया जाता है और रिटर्न में आंसर देना होता है मिनिस्टर को। तो इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, मतलब दूसरे क्वेश्चन, क्योंकि रिटर्न में आएगा ना, मिनिस्टर रिटर्न में आंसर देगा। अब थर्ड होते हैं जी शॉर्ट नोटिस, मतलब 10 दिन से कम, 10 डेज से लेस देन 10 डेज का नोटिस देना पड़ता है इन आंसर को पूछने के लिए। तो ये भी रिटर्न में आता है, मतलब इसका कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। इन पे भी ध्यान रखना, जो ओरली पूछे जाते हैं, जो स्टारड क्वेश्चन होते हैं, उन पे ही सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक होता है जी फोर्थ वाला प्राइवेट क्वेश्चन। प्राइवेट क्वेश्चन क्या होते हैं उससे पहले समझाओ, प्राइवेट मेंबर और पब्लिक मेंबर, ये होते हैं जी नॉन प्राइवेट मेंबर या पब्लिक मेंबर। एक पब्लिक मेंबर या प्राइवेट मेंबर, क्या होते हैं जी, ये होते हैं जी आपके जो मिनिस्टर होते हैं ना, जैसे आपका होम मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, फॉरेन मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर पद पे होते हैं, मंत्री पद पे, उनको बोलते हैं पब्लिक मिनिस्टर या नॉन प्राइवेट मेंबर पार्लियामेंट का। और जो इनके अलावा चाहे रूलिंग पार्टी का हो, चाहे अपोजिशन पार्टी का हो, मतलब जो सत्ता में है जो पार्टी, जैसे बीजेपी है अभी, या फिर अपोजिशन पार्टी है विपक्ष में, उन सब के मेंबर को प्राइवेट मेंबर बोलते हैं। सिर्फ जो मिनिस्टर होते हैं ना मंत्री पद पे, उन्हीं को पब्लिक मेंबर या नॉन प्राइवेट मेंबर बोलते हैं। समझ में आया? अब जो अगर ये पब्लिक मेंबर कोई बिल इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसे पब्लिक मेंबर बिल बोलते हैं, और जो प्राइवेट मेंबर करता है उसे प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल का क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया जी, इसलिए बता रहा हूँ। और प्राइवेट मेंबर बिल आपको पता चल गया कौन से होते हैं, जो प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट में या स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में, किसी में भी, और जो मंत्री पद पे नहीं होते, चाहे रूलिंग पार्टी का हो चाहे अपोजिशन का हो। अब ये देखते हैं जी अपना प्राइवेट क्वेश्चन कौन से होते हैं। जब मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर होता है ना पब्लिक मेंबर, जब प्राइवेट मेंबर से जो मिनिस्टर नहीं है, चाहे रूलिंग पार्टी का हो चाहे अपोजिशन पार्टी का हो, उससे क्वेश्चन पूछते हैं ना, उनको बोलते हैं प्राइवेट क्वेश्चन। समझ में आया? अब यही था इसके बारे में। देखो जी, आपने बहुत और भी सैकड़ों चैनल देखे होंगे, उस पर करंट अफेयर पढ़ाया जाता है, कुछ भी इर्रिलेवेंट चीज़ पढ़ाते रहते हैं, मतलब वर्ल्ड वाइड। कोई आपको गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम थोड़ी ना दर्ज कराना है, आपको सारी नॉलेज है। जो क्या है, जो आपको एग्ज़ाम में चाहिए, आपको एग्ज़ाम पास करना है, सिर्फ एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ है वो पढ़नी है, और डिटेल में। समझ में आपको समझ आ गया होगा कहाँ पे अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं मोटिवेटेड हो सकूँ और भी आपके लिए डेली में करंट अफेयर का जो सेशन है लेके आ सकूँ। समझ में? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा है, क्या है ये अब पढ़ते हैं। अभी हम अपनी न्यूज़ में आते हैं लौट के। देखो जी, हमारे संविधान में प्रोविज़न है, आर्टिकल 85, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 85 में दिया गया है, क्या दिया गया है, इससे बारे में न्यूज़ दी गई है क्या, कि मोर देन 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए दूसरे सेशन में। मैंने बता दिया अभी आपको, पार्लियामेंट में मानसून सेशन, विंटर सेशन या बजट सेशन के बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ है, तीनों सेशन के बारे में सिर्फ ये दिया गया है 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए 2 सेशन के बीच में। और प्रेसिडेंट जहाँ भी चाहे सेशन बुला सकता है अपनी मर्जी से, समझे। और प्रेसिडेंट को एडवाइस पे काम करता है किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, और स्टेट में है तो गवर्नर एडवाइस पे काम करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम। तो ये कहीं पे भी जहाँ एज थिंग्स ही फिट वहाँ पे कहीं पे भी बुला सकता है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी स्पेसिफाई नहीं किया है, मतलब संविधान में ये भी नहीं दिया गया है कि पार्लियामेंट कितने दिन तक मिलेगा, हाउ मैनी डेज, मतलब पार्लियामेंट का सेशन होगा कितने दिन का, वो 1 दिन का, 10 दिन का, महीने का, 2 महीने का, कोई नहीं दिया हुआ है पार्लियामेंट में कहीं पे भी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कहीं पे भी नहीं दिया गया है पार्लियामेंट के सेशन के बारे में कितने दिन का होगा। फिर पार्लियामेंट का सेशन ज़रूरी क्यों है? पार्लियामेंट का सेशन इसलिए ज़रूरी है जी सेशन, क्यों? क्योंकि जी लॉ मेकिंग बॉडी है पार्लियामेंट लॉ मेकिंग बॉडी है, लॉ बनाना है, कानून बनाना है, तो पार्लियामेंट का सेशन तो होना ही है ना, जब भी बनेगा ना लॉ। दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट की जो फंक्शन होती है उसकी स्क्रूटनी की जा सके, जांच की जा सके, जो और पार्लियामेंट के मेंबर हैं, फंक्शन को जारी करने के लिए, डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है, हमारे संविधान के लिए। दूसरा आप देखो आप, ये क्या है कि क्वेश्चन आ रहा है जो ये एक क्या है, कंट्रोलिंग टूल है पार्लियामेंट को कंट्रोल करने के लिए। क्यों, कैसे कंट्रोल करता है? क्योंकि प्राइवेट जो मेंबर होते हैं वो क्वेश्चन करते हैं ना गवर्नमेंट से, भाई क्या कर रहे हो तुम, कौन से बिल ला रहे हो, क्यों ला रहे हो, तो कंट्रोल करता है इनके, ये कंट्रोलिंग टूल है एक तरह से। समझ में आया? अब इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको, 2020 में ही क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो, ये हिंदी माध्यम वाले हिंदी में देखें, और जो इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश में देखें, और जो इंग्लिश वाले हिंदी इंग्लिश मिक्स
वो मैं पढ़ रहा हूँ उनके लिए, उसमें देखें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली करिए जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन ए सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही सी थिंग्स फिट। जहाँ पे भी प्रेसिडेंट फिट समझे वहाँ पे सेशन बुला सकता है पार्लियामेंट का। ये पहली स्टेटमेंट बोल रही है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। दूसरी बोल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन ईयर बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशन। ये कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है कि 3 सेशन होने ही चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है कि तीनों सेशन होने ज़रूरी हों। थर्ड बोल रहा है जी, देयर इज़ नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट पार्लियामेंट इज़ रिक्वायर्ड टू मीट इन ईयर। ऐसे इस संविधान में कोई नहीं है कि पार्लियामेंट को कितने दिन मिलना है, ये नहीं दिया हुआ। तो बताना जी करेक्ट। देखो जी, अभी बताया मैंने। फर्स्ट, प्रेसिडेंट जहाँ क्या है कि चाहे वहाँ बुला सकता है पार्लियामेंट, पहली सही है। दूसरी बिल्कुल गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे नहीं दिया गया कि 3 सेशन होने हैं, कहीं पे नहीं दिया गया, गलत। और ये भी बिल्कुल सही है थर्ड स्टेटमेंट, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ डेज रिक्वायर नहीं है कि कितनी दिन पार्लियामेंट का सेशन लगना है, 1 दिन, 2 महीने, 10 दिन, कितना नहीं दिया हुआ। तो इसके ऑप्शन है जी 2 और 3, डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये 2020 में आया था जी, समझे? आपको पता लग गया होगा, आप रिलेवेंट पढ़ रहे हो इस चैनल पर। चलते हैं जी नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है जी हमारी? नेक्स्ट है जी 3 स्टेट्स 3 एंटी कन्वर्जन लॉज। मतलब अभी 3 स्टेट ने, एमपी, एचपी, हिमाचल प्रदेश और यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तीनों स्टेट ने एंटी कन्वर्जन लॉ, धर्म को कन्वर्जन करने से रिलेटेड, एक धर्म से दूसरे धर्म में बदलने से रिलेटेड लॉ बनाए हैं। तो उनका कंपेरिजन है जी, ये देखेंगे हम, न्यूज़ में आया है। अभी एमपी कैबिनेट ने भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन 20 इसको ऑर्डिनेंस को दे दिया मंजूरी। ऑर्डिनेंस क्या होता है जी? ऑर्डिनेंस होता है जी, अध्यादेश बोलते हैं हिंदी में, ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस आपको पता है, कोई भी कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट का सेशन लगना ज़रूरी है, मैंने अभी बताया था ऊपर। और सेशन, मान लो जब पार्लियामेंट के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा, अगर कोई सा भी सेशन एक हाउस या दोनों हाउस सेशन में नहीं है, दोनों का सेशन नहीं है या एक हाउस का सेशन नहीं है, तो प्रेसिडेंट को पावर है, आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो ऑर्डिनेंस बना सकते हैं, ऑर्डिनेंस के थ्रू लॉ बना सकते हैं। और ये कब तक वैलिडेट होगा? जब सेशन लगेगा ना, सेशन लगेगा तो लोकसभा का सेशन लगेगा, तो सेशन के किसी भी हाउस का, लोकसभा का, राज्यसभा का, उसके विदिन 6 वीक्स, मान लो उसके 6 वीक तक ये पास करना होता है जब सेशन लग गया। अगर ये 6 वीक्स तक पास नहीं किया होगा ना, ये कोलैप्स हो जाएगा, लैप्स कर जाएगा, फेल हो जाएगा, ये समझ रहे हो, कैंसिल हो जाएगा, रद्द। ये ऑर्डिनेंस, अध्यादेश बोलते हैं हिंदी में। और प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे लाता है? वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, पीएम की एडवाइस पे लाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम की एडवाइस करते हैं इसे, और इसे माननी होती है ये प्रेसिडेंट को। और स्टेट लेवल पे गवर्नर लेके आता है, गवर्नर ऑर्डिनेंस, अगर मान लो स्टेट में लॉ बनाना है, वो भी जब जब सेशन में नहीं है। एक हाउस, अगर किसी में 2 हाउस हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, 2 हाउस हैं, तो उसमें क्या है, जब गवर्नर कब लेके आता है? जब एक हाउस या दोनों हाउस सेशन में नहीं है, एक हाउस भी सेशन में नहीं है ना, इसका भी सेशन में नहीं लग रहा, छुट्टी चल रही है, तो भी ला सकता है गवर्नर। किसकी एडवाइस पे? वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम। तो ये होता है जी ऑर्डिनेंस। अब समझो जी यहाँ पे, और उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश भी कर चुके हैं। अब इसमें सिमिलरिटी क्या है? ये है जी, जब भी कोई मैरिज के लिए फोर्सफुली धर्म का कन्वर्जन होगा, तो वो मैरिज क्या है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दी जाएगी। नल एंड वॉइड का मतलब है जी कैंसल, रद्द कर दी जाएगी, समझे? तो स्टेट, मतलब इसमें कहा है कि कन्वर्जन करने के लिए धर्म को कन्वर्ज करो आप, लेकिन स्टेट की अप्रूवल लेना जरूरी है। मतलब स्टेट का मतलब है जी, हाँ, गवर्नमेंट। कहीं कहीं पे स्टेट का मतलब नेशन से भी होता है जी, पूरी कंट्री, राष्ट्र से। तो यहाँ पे है जी किससे? गवर्नमेंट से। अब डिफरेंसेस क्या क्या है ये देखते हैं जी, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस दिए गए हैं। देखो जी, पहला डिफरेंस तो ये है जी, एमपी का लॉ क्या है जी, 60 दिन पहले प्रायर नोटिस देना पड़ेगा आपको। जब भी मान लो आपका मन है कन्वर्ट करने का, आज कन्वर्ट करने का मन है, तो 60 दिन पहले, मान लो आप कन्वर्ट करने वाले हो कब? 30 अप्रैल को, तो उससे 60 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। किसको? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देना पड़ेगा, कि ये तभी मैरिज लीगली समझी पर जाएगी, मैरिज के लिए आप धर्म को कन्वर्ट कर रहे हो। और उत्तर प्रदेश का लॉ क्या कहता है? वो भी कहता है 60 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। किसको? मजिस्ट्रेट को। और मजिस्ट्रेट क्या है? इसको पावर दी गई है, पुलिस इंक्वायरी कर सकता है कि ये कन्वर्जन हो रहा है, रियल हो रहा है, अपनी इच्छा से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और हिमाचल प्रदेश का 30 दिन के नोटिस की बात करता है, कि धर्म कन्वर्ट करने से पहले 30 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। याद करना रखना है, एमपी यूपी 60 दिन का नोटिस और इसमें 30 दिन का। और यूपी वाले में क्या है? मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करवाएगा। और इनमें इन्वेस्टिगेशन कौन कराएगा ये देखते हैं। एमपी का लॉ है जो, उसमें क्या है, ये कहता है कि जो पुलिस जो इंक्वायरी कर सकती है वो तभी करेगी पुलिस इंक्वायरी, तब कोई कंप्लेंट करेगा। कंप्लेंट कौन करेगा? या तो उसका पेरेंट्स हो, माता पिता हो,
जो भी पर्सन धर्म कन्वर्ट कर रहा है ना, रिलीजन को कन्वर्ट कर रहा है रिलीजन को, तो या तो उसके पेरेंट्स माता पिता पुलिस में जाके कंप्लेंट करेंगे कि ये धर्म को कन्वर्ट कर रहे हैं, इलीगली फोर्सफुली कराया जा रहा है, या फिर उसके सिबलिंग भाई बहन कोई कंप्लेंट करेंगे, तभी पुलिस इंक्वायरी करेगी। और पुलिस में भी सब इंस्पेक्टर रेंज से नीचे अफसर नहीं होना चाहिए, सब इंस्पेक्टर होना चाहिए, या उससे ऊपर इंस्पेक्टर हो, डीएसपी हो, एसपी हो, समझे, उससे नीचे इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा कोई भी ऑफिसर। और हिमाचल प्रदेश का लॉ कह रहा है कि ये क्या है कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या उससे ऊपर, या तो एसडीएम, आपका डिस्ट्रिक्ट में एसडीएम होता है ना, या डीएम, या उससे और ऊपर के अधिकारी अगर परमिशन दे दें कि जांच करनी है, मुकदमा चलाना है, प्रोसिक्यूशन का मतलब है जी अभियोजन मुकदमा केस चलाना है, तो ही केस चल सकता है। उसमें इसमें ये नहीं दिया हुआ है कि कोई कंप्लेंट करेगा नहीं करेगा। और यूपी के लॉ में सेम वही है एमपी के में, जो क्या है पेरेंट या सिबलिंग मतलब भाई बहन या माता पिता कोई कंप्लेंट करे जब भी इन्वेस्टिगेशन चलाई जा सकती है। और सब इंस्पेक्टर का अधिकारी उससे नीचे नहीं करेगा, इंस्पेक्टर या उससे सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर इंस्पेक्टर और डीएसपी या एसपी कोई भी। अब बर्डन और प्रूफ किस पे है, मतलब कि साबित किसे करना है, ये बर्डन का मतलब है जी बोझ, प्रूफ का मतलब सबूत किसे देना है कि धर्म कन्वर्जन हो रहा है वो लीगली है। एमपी का लॉ क्या कहता है जी कि बर्डन ऑफ प्रूफ, पर्सन जो कन्वर्ट कर रहा है ना, ये पर्सन ए है, ये कन्वर्ट कर रहा है धर्म, इसको प्रूफ देना पड़ेगा, हाँ जी आप ये अपनी मर्जी से कर रहा हूँ मैं धर्म, और कोई मुझ पर फोर्स नहीं है, दबाव नहीं है, कोई कोर्सन नहीं है, फोर्स नहीं है, और कोई इलीगल नहीं है, मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, समझे, तो पर्सन को देना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में भी यही सिमिलर है, लेकिन यूपी एक कदम आगे है। यूपी का लॉ क्या कहता है, वो कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ इसको नहीं देना पड़ेगा ए को, जो करवा रहा है बी, मान लो ये ए बी से शादी कर रहा है, इसकी वजह से धर्म कन्वर्ट कर रहा है, तो बी को देना पड़ेगा धर्म, इसका धर्म का जो रिलीजन कन्वर्ट कर रहा है इसका प्रूफ कि ये कन्वर्जन है जो लीगली है, अपनी मर्जी से कर रहा है ये बंदा, और फोर्सफुली नहीं है। समझ रहे हो यूपी के लॉ में क्या है, समझ आ गया ना, मतलब जो कन्वर्ट कर रहा है उसको प्रूफ नहीं देना, एविडेंस किसको देना है, जो करवा रहा है उसको देना है, ये जी इसमें। तो इससे रिलेटेड यही न्यूज़ थी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी ईरान बिगिंस इनरिचिंग यूरेनियम, ईरान बिगिंस इनरिचिंग यूरेनियम इन न्यू ब्रीच ऑफ न्यूक्लियर डील। अभी ईरान ने ना यूरेनियम का इनरिच करना शुरू कर दिया है, जो कि न्यूक्लियर डील हुई थी ईरान की एक, उसका उल्लंघन है। ब्रीच का मतलब उल्लंघन। अब उससे पहले आपको ईरान डील जानने की ज़रूरत है। ईरान डील को समझते हैं अपने नए पेज पे ही, नया पेज ये आ गया जी। ईरान डील क्या है जी, ईरान डील हुई थी जी कब, 2015 में हुई थी जी, 2015 में हुई थी ईरान डील। कब, ये क्या है, इसको बोलते हैं जॉइंट ऑपरेशन, ये JCPO, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी बोलते हैं जी इसको, ईरान डील को, या ईरान न्यूक्लियर डील भी बोलते हैं इसको। ये किस किस के बीच में हुई थी, ईरान के बीच में और P5+1 नेशन के बीच में। ये कौन से हैं, P5 वही परमानेंट नेशन है जी, किसके, यूनाइटेड नेशन के। आपको पता होगा ना यूनाइटेड नेशन के 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ये 10 नॉन परमानेंट 2 साल के लिए चुने जाते हैं, हर 2 साल में ये इनको इलेक्ट किया जाता है। लेकिन जो परमानेंट मेंबर हैं ये क्या है, पूरे परमानेंट ही रहते हैं, जब से यूएन बना परमानेंट ही। और कौन कौन से हैं ये, एक तो अपना पड़ोसी चाइना, उसका पड़ोसी रसिया, 2 जी यूके और फ्रांस यूरोप के, और एक है जी आपका यूएस। ये 5 नेशन परमानेंट है। तो इनके बीच में और ईरान के बीच में, और एक +5 कौन है, ये जर्मनी है जी। इन P5+1 के बीच में, ईरान के बीच में क्या डील हुई थी कि जो ईरान की प्लांट है ना, ये फोर्डो प्लांट है जी, फोर्डो और कई जगह पे यूरेनियम के प्लांट लगा रखे हैं इसने। तो यूरेनियम को ना इनरिच नहीं करेगा। यूरेनियम का इनरिच क्या होता है ये जानेंगे सब हम। यूरेनियम को इनरिच नहीं करेगा 20% से ज़्यादा, 20% से कम ही करेगा। इससे क्या है जी, 20% से ज़्यादा यूरेनियम का इनरिचमेंट होता है ना जी, न्यूक्लियर बम बना सकता है कोई भी कंट्री, मतलब नाभिकीय बम। और बम तो पता है आपको बहुत ही नुकसानदायक होता है, एटॉमिक बम, एक बम पूरी कंट्री को तहस नहस कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसलिए ये डील हुई थी, और ये ईरान ने भी मान लिया था हाँ। लेकिन अब न्यूज़ क्यों है वो सारी पढ़ते हैं जी हम। कहाँ गया पेज, दूसरा ले लिया था ना हमने, ये आ गया जी न्यूज़ क्या है ये देखेंगे हम। देखो जी, ईरान ने अपना रिज्यूम कर दिया है, दोबारा शुरू कर दिया 20% से ज़्यादा यूरेनियम को इनरिच करना अपने प्लांट पे। एक फोर्डो प्लांट है ये, फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट, ये ईरान में जगह है जी। मैंने पहले मैप पे भी आपको दिखाया था, ईरान कंट्री पाकिस्तान के साइड में ईरान, तो वहाँ पे फोर्डो एक प्लांट है जी। प्लांट का मतलब कंपनी है जी, प्लांट पौधा मतलब समझ लेना आप। अब इसमें क्या है, यूरेनियम को जब इनरिच किया जाता है तो न्यूक्लियर बम बनाए जा सकते हैं, ये लिखा है इसमें। और ये मूव किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी क्या है, जो बिडेन नए प्रधानमंत्री बनना, मतलब प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं किसके, यूएस के। 20-21 जनवरी को लगभग शपथ लेंगे, ग्रहण करेंगे जो बिडेन नए
प्रेसिडेंट होंगे यूएस के। तो क्या डील आगे होगी इसके लिए इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है इसको, ईरान की जो न्यूक्लियर डील है। अब ईरान का एटीट्यूड क्यों चेंज हुआ? ईरान का इसलिए हुआ जी, पहले क्या है, ईरान बोल रहा है कि हमारा पीसफुल ऑपरेशन है, हम सिर्फ बिजली बनाने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, यूरेनियम का जो इनरिचमेंट किया जाता है ना, इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बिजली बनती है। तो कह रहा है हम सिर्फ बिजली बनाने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करेंगे, पीसफुल यूज, हम कोई न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह नहीं बनाएंगे। दूसरा कह रहा है कि हम इसलिए इनरिचमेंट कर रहे हैं क्योंकि 2018 में ना, 2018 में यूएस ने, डोनाल्ड ट्रंप ने इस जो ये डील है JCPOA ईरान डील, इससे ना विदड्रॉ कर लिया था, मतलब निकल गया था। ट्रंप ने अपने आप को विदड्रॉ कर लिया था, यूएस निकल गया था इस डील से, मानने से इनकार कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो कह रहा था ईरान ना 20% से ज़्यादा इनरिचमेंट कर रहा है और हमसे झूठ बोल रहा है। और यूएस ने कहा IAEA को, एक ये संस्था है जी, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये संस्था इससे कहा कि तुम जाके यहाँ पे जांच करो, ये ईरान ना इससे ज़्यादा कर रहा है। तो इस वजह से यूएस ने इस डील से हट गया था और ईरान पे ना यूएस ने सैंक्शन लगा दिए थे। सैंक्शन क्या होते हैं जी? प्रतिबंध, मतलब ट्रेड करना बंद कर दिया था। और भी कंट्रियों को बोल देता, जैसे ईरान से इंडिया का भी ट्रेड है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं जी। इंडिया क्या मंगाता है? पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल मंगाता है। तो इंडिया से भी बोला था कि आप ट्रेड बंद करो। अब इंडिया ट्रेड क्यों बंद करेगा? इसलिए कर देगा जी क्योंकि यूएस से भी तो डील करता है ना इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो यूएस इंडिया पे भी सैंक्शन लगा दे, इसलिए इंडिया को भी बात माननी पड़ती है और कंट्री को भी माननी पड़ती है, समझे? अब तो इसलिए ईरान ने इसको इनरिच किया है क्योंकि जो यूएस से विद्रो कर दिया था 2018 में। तो ईरान एक ये भी इसका तथ्य दे रहा है, फैक्ट दे रहा है। अब इनरिचमेंट क्या होता है यूरेनियम का, ये ध्यान देते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि यूरेनियम जो होता है उसका अगर 20% से ज़्यादा इनरिचमेंट होता है तो उसी को बोलते हैं, मतलब इनरिचमेंट होता है जी। यूरेनियम 235 का मतलब है जी, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में, ये 92 इसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर, परमाणु, ये परमाणु क्रमांक, और ये हो जाए जी परमाणु भार, एटॉमिक मास ऊपर जो लिखा होता है। तो 92 है जी इसका एलिमेंट नंबर। तो ये यूरेनियम का एनरिचमेंट करते हैं, इससे ना एक आइसोटॉप बन जाता है 238 का, यूरेनियम 238, 238। आइसोटॉप क्या होता है जी? जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट हो। तो ये रहता है यूरेनियम 92 ही है, लेकिन इसका मास 238 हो जाता है इनरिचमेंट करने से। इनरिचमेंट कैसे करते हैं? ये देखो जी, ये जी आपके क्या है, ये क्या जी, ये जी आपके ट्यूब, ये ट्यूब है ना, इन ट्यूब में, ये ट्यूब है, इनमें ना यूरेनियम को स्पिन किया जाता है। स्पिन मतलब रोटेट किया जाता है बहुत ज़्यादा स्पीड पे, इसी को बोलते हैं यूरेनियम का इनरिचमेंट करना। इससे क्या है, आइसोटॉप बनते हैं यूरेनियम के, बदल जाता है 238 में और ये नीचे बैठ जाता है, निकल जाता है, इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और इसी को रोटेट करने को, स्पिन करने को ही इनरिचमेंट बोलते हैं यूरेनियम का, समझे? तो ये 20% से ज़्यादा होगा तो इससे क्या न्यूक्लियर बम बनाए जा सकते हैं, इसलिए ये न्यूज़ में था। अब चलते हैं जी आगे अगली न्यूज़ पे। अगली न्यूज़ से चलने से पहले IEA का मैंने बोला था, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या जी, ये एटम्स फॉर पीस एजेंसी भी बोलते हैं इसको, एटम्स फॉर पीस एजेंसी। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। देखो जी यहाँ लिखा होगा कहीं, हाँ जी, ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये कब बनाई गई थी? 1957 में बनाई गई थी जी। ये क्या करती है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह कोई प्रोड्यूस ना करे, उनका पीसफुल यूज हो मिलिट्री पर्पज़, सिर्फ मिलिट्री पर्पज़ के लिए, या फिर आप यूरेनियम का यूज़ कर रहे हो किसी का न्यूक्लियर एनर्जी का, वो सिर्फ एनर्जी के लिए यूज़ हो, पीसफुल यूज, शांति से, मतलब हथियार वगैरह प्रोड्यूस ना करें आप, इसके लिए देखभाल करती है। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बनी थी? 1957 में। और ये एक बात इंपॉर्टेंट है जी, ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन विद इन द यूनाइटेड नेशन फैमिली के अंदर आती है, लेकिन ये यूनाइटेड नेशन की कोई स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है, समझ रहे हो ना? मान लो ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, ये ए का फ्रेंड है, बी ए का फ्रेंड है, लेकिन इससे कोई ब्लड रिलेशन तो नहीं है ना, लेकिन इसका फ्रेंड है ये, समझ रहे हो? यही बात यहाँ पे जी, ये कोई स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है यूएन की, ये एटम्स फॉर पीस IAEA, लेकिन विद इन द फैमिली आती है इसके, समझे? क्यों? क्योंकि इसे रिपोर्ट करती है IAEA, UNGA को भी, UNSC को भी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को भी, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी। आपको पता होगा UN के 6 ऑर्गन है ना, उनमें से 2 ऑर्गन ये हैं और कुछ स्पेशलाइज एजेंसी हैं। तो ये स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है, लेकिन फिर भी रिपोर्ट करती है इनको, और विद इन द यूएन फैमिली भी आती है। इसका हेडक्वार्टर है जी वियना, ऑस्ट्रिया में।
ये 1957 में बनी थी। 172 मेंबर है इसके, और इंडिया इसका मेंबर है। यस, इंडिया भी इसका मेंबर है जी, फाउंडिंग मेंबर जब से बना है तब से ये। और इसके बारे में एक और बताता हूँ जी, एक सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जी। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, याद रखना, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इसका है IAEA का, लेकिन इसका नहीं है। कभी कहो आपने सर ने ये पढ़ाया था इसका मेंबर है, ये भी सिमिलर सा लग रहा है, इसका मेंबर नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। इसका ये किसने बनाई थी जी, ये बनाई थी 1974 में। किसने? OECD ने। OECD क्या है? एक डेवलप्ड कंट्रीज़ का ग्रुप है जी, ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये 1960 में ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, और 1960 में बनाई थी। और OECD ने बनाया था IEA को 1974 में, 1974 में। ऑयल क्राइसिस आया था जी, ऑयल क्राइसिस 1973 में, 1973 में आया था ऑयल क्राइसिस। ऑयल क्राइसिस क्या होता है मतलब, अरे यार ये क्या लिख रहा हूँ मैं, 1973 में आया था ऑयल क्राइसिस। मतलब ऑयल, जो क्रूड ऑयल होता है ना, उसका संकट, क्राइसिस मतलब ऑयल की सप्लाई कम हो गई थी, डिमांड बहुत बढ़ गई थी, तो तब बनाया था इसको IEA को 1974 में। OECD कंपनी ने, ये OECD कंट्रीज़ हैं, 1960 में ये ग्रुप बना था। समझ में? इंडिया इसका मेंबर नहीं है, याद रखना, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। हाँ, लेकिन एसोसिएट मेंबर है। एसोसिएट मेंबर होते हैं जी, जब भी इनकी मीटिंग होती है ना, तो इसके मेंबर ही वोट करते हैं। ये एसोसिएट मेंबर होते हैं, बस देखते हैं, वहाँ बैठ के सुनते हैं क्या हो रहा है मीटिंग में, अपना राय रख सकते हैं, लेकिन इनकी राय कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखती। याद रखना, एसोसिएट मेंबर है लेकिन फुल मेंबर नहीं है IEA का। तो इतना ही था इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट न्यूज़ है जी बर्ड फ्लू से रिलेटेड। बर्ड फ्लू क्या है जी? एक डिसीज़ है जी बर्ड फ्लू। केरल में अभी देखे गए केसेस के, इसलिए न्यूज़ में है। ये किससे होती है? वायरस से होती है। H5N8 सब टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा A टाइप वायरस। ये HN प्रोटीन का नाम है जी, वायरस के प्रोटीन है, वो मैं बताऊंगा। इसके हेमा करके कुछ प्रोटीन का नाम है इसका, हेमाग्लूटिनिन करके नाम है। और तो ये पता है ना, ये वायरस से होती है, याद रखना है। जैसे कोरोना वायरस से होता है, TB बैक्टीरिया से होता है, आपका TB, टाइफाइड हो गया, मोतीजीरा बैक्टीरिया से होता है। बहुत सारी डिसीज़, जैसे मलेरिया किससे होता है? पैरासाइट से। कई बार मैं बता चुका हूँ, याद रखना है। ये वायरस बैक्टीरिया स्टेटमेंट में पूछ लेगा, बैक्टीरिया से होता है, गलत हो जाएगा वो। इस बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं। ये वायरल डिसीज़ है। किसको इन्फेक्ट करती है? बर्ड को करती है, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमंस को भी अफेक्ट कर सकती है, लेकिन बहुत ही कम इसके चांस देखे गए हैं। और ये हाईली कंटेजियस है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कंटेजियस का मतलब फैलने वाली बीमारी है, डिसीज़ है जो ये चिकन्स को, मुर्गे वगैरह को, टर्की, क्वेल्स, ये बर्ड होते हैं, गिनी फॉल, इनको अफेक्ट कर सकती है। और एक चीज़ याद करने वाली है कि अभी तक कि जो ये है, इंक्लूडिंग ह्यूमन को भी ये अफेक्ट कर सकती है, ह्यूमंस को भी, ह्यूमन को, याद रखना है ये। और इसके जो वायरस है इन्फ्लुएंजा, ये वायरस, इसमें 2 प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। क्या है इसके? एक HN, H से जी हीमाग्लूटिनिन, और न्यूरा मिनीडेस, ये प्रोटीन के नाम है जी। और ये ऑर्गेनाइजेशन है एक, और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ये पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसने कहा है कि ये बहुत ही डेंजरस है, H5N8, और क्या है, अफेक्ट कर सकती है चिकन वगैरह को। और ह्यूमंस के में ना अभी कोई एविडेंस नहीं देखे गए हैं, नो नोन केस, अभी कोई भी ह्यूमंस में केस नहीं देखा गया है। बहुत ही लो चांस है ह्यूमन को अफेक्ट करे, लेकिन फिर भी स्टेटमेंट में आ जाए कि इट कैन नॉट बी इन्फेक्ट ह्यूमंस, ये गलत हो जाएगा। कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है, अफेक्ट कर सकता है, लेकिन बहुत ही लो चांस है, वेरी लो चांस है ह्यूमन को अफेक्ट करने के। ये क्या है कि किससे मांस, मीट खाते हैं, एग्स खाते हैं, उससे कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है। एविडेंस का मतलब है जी प्रूफ, सबूत नहीं मिला है कि आदमी जो मीट खाते हैं, एग खाते हैं, उनसे फैलता हो ना, उनसे अभी कोई सबूत नहीं मिला है। हाँ, लेकिन जो बीमार बर्ड्स होते हैं उनसे ये फैलता है। कंट्रोल कैसे किया जा सकता है इसे? जो बीमार बर्ड होते हैं, डेड, मर जाते हैं, मतलब उनकी कलिंग की जाती है, डिस्पोज, मतलब मार के उन्हें डिस्पोज कर दिया जाता है। कलिंग का मतलब है जी मारना, हत्या करना, मारना, मार के उन्हें डिस्पोज कर देते हैं, ज़मीन में गाड़ देते हैं। इसी तरह इसको बचा जा सकता है, सेफ़ डिस्पोजल होना चाहिए। इससे बारे में बस यही न्यूज़ थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलने से पहले इसके बारे में जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि अगर कोई कंट्री को फ्री फ्रॉम एवियन इन्फ्लुएंजा डिक्लेयर किया जाए तो कौन करता है। किसी कंट्री को मान लो एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू नहीं है किसी भी कंट्री में, एक भी केस नहीं है, तो इसको कौन डिक्लेयर करेगा कि इसमें एक भी केस नहीं है? ये ऑर्गेनाइजेशन जो हम पहले आई थी, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जी, इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल, मतलब गवर्नमेंट ने मिलकर बनाया था इसको। ये जो एनिमल्स, ये बर्ड वगैरह में डिसीज़ होती है उसको कंट्रोल करने के लिए काम करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये पेरिस फ्रांस में है जी, फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में।
समझे। ये 1924 में बनाई गई थी। और इंडिया इसका मेंबर है क्या? हाँ बिल्कुल यस, इंडिया इसका मेंबर है। इसके 182 मेंबर हैं, याद रखना इसके बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं जी, इतना ही था इसके बारे में। नेक्स्ट है जी, आर्कटिक एक्सपीडिशन इंडिया ने दोबारा रिज्यूम कर दिया, शुरू कर दिए। ये पहले जी 2007 में शुरू की थी आर्कटिक एक्सपीडिशन। ये क्या जी, मतलब आर्कटिक काउंसिल आपने देखा होगा ना, ये देखो ये अर्थ है हमारी, इक्वेटर है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, यहाँ पे आर्कटिक ओशियन है, आपको पता होगा नॉर्थ साइड में, और यहाँ पे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो यहाँ पे रिसर्च सेंटर बनाए हुए हैं इंडिया ने, बहुत सारी कंट्रियों ने। तो अब इंडिया भी यहाँ पे रिसर्च करेगा, जो पहले सेंटर बनाए हुए हैं। और यहाँ पे सेंटर का नाम क्या है? हिमाद्री, नॉर्थ अंटार्कटिका में हिमाद्री स्टेशन बना हुआ है, ऐसी बिल्डिंग बना देते हैं, वही सेंटर है जी। हिमाद्री नाम का है, हिमाद्री नाम का, आर्कटिका ओशियन में, नॉर्थ साइड में। तो ये कहाँ पे है? स्वीडन की एक आइलैंड है जी, स्पिट्सबर्गन आइलैंड। आइलैंड क्या होते हैं? कोई भी लैंड चारों तरफ पानी से घिरी होती है, उसे आइलैंड बोलते हैं। ये कहाँ पे, ये देखते हैं मैप में। ये यूरोप का मैप है जी, ये रसिया, ये यूके, यहाँ पे नॉर्वे जी। ये पेन चेंज कर लेते हैं, ये जी क्या है, यहाँ पे नॉर्वे है जी। और यहाँ पे नॉर्वे के नॉर्थ साइड में ये स्वालबार्ड। ये स्वालबार्ड क्या है? ये देखो जी, इसमें अब मैं देखो, ये नॉर्वे, यहाँ पे स्वालबार्ड। ये जी ग्रुप ऑफ आइलैंड, आर्कीपेलागो। ये आर्कीपेलागो होता है जी, ग्रुप ऑफ आइलैंड को बोलते हैं। बहुत सारे ग्रुप होना आइलैंड के, छोटे छोटे आइलैंड है यहाँ पे। तो इसी स्वालबार्ड, स्वालबार्ड पूरा नाम है इसका, स्वालबार्ड आइलैंड, ग्रुप ऑफ आर्कीपेलागो। ये आर्कीपेलागो, स्वालबार्ड आर्कीपेलागो किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ आइलैंड को। तो स्वालबार्ड आइलैंड भी बोल सकते हैं। तो इसी का पार्ट है स्पिट्सबर्गन। ये देखो यहाँ पे स्पिट्सबर्गन दिखाता हूँ, एक सेकंड इसे मिटा देता हूँ मैं। ये देखो आप यहाँ पे, ये जी स्पिट्सबर्गन, इस ये आइलैंड है, स्वालबार्ड का ही पार्ट है ये। और ये किसका है? नॉर्वे कंट्री है, उसका पार्ट है। यहाँ पे स्टेशन है किसका? इंडिया का, हिमाद्री नाम से। वहाँ पे आर्कटिका से ये क्या करेगा? जो होते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, मौसम की जानकारियाँ देना, या फिर यहाँ पे मिनरल्स वगैरह ओशंस में ढूंढना, ये सब जानकारियाँ जुटाएगा ये, समझे। ये इसके रिसर्च होती है, साइंटिस्ट जाते हैं यहाँ से। थोड़ा बैकग्राउंड जान देते हैं। एक अंटार्कटिका ट्रीटी है जी, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के लिए इंडिया ने उसका सिग्नेटरी है, साइन कर रखे हैं उस ट्रीटी पे। तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ट्रीटी है, एक इन्वायरमेंट को, अंटार्कटिका के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा जाता है। यहाँ पे इंडिया के 2 रिसर्च स्टेशन हैं। कौन कौन से? भारती और मैत्री, याद रखना, भारती 2012 में और मैत्री 1988 में बना गया था अंटार्कटिका में। और एक काउंसिल है जी, ये आर्कटिक ओशियन के लिए एक काउंसिल है, आर्कटिक काउंसिल। उसके मेंबर हैं रसिया, ये यूके, नॉर्वे वगैरह, यूएस, कनाडा, इसके मेंबर हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वर स्टेटस है का, ऑब्जर्वर मेंबर है, याद रखना। इंडिया फुल मेंबर नहीं है इसका, ऑब्जर्वर है। मतलब कोई भी मीटिंग होती है, वोट नहीं कर सकता इसमें, सिर्फ बैठ सकता है, वही एसोसिएट मेंबर की तरह। ऑब्जर्वर स्टेटस है इंडिया के पास। और आर्कटिका में कौन सा स्टेशन है? हिमाद्री, इंडिया का। और इनमें भारती और मैत्री। और याद रखना, ये 2 जो हैं अंटार्कटिका में, यहाँ पे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में सदर्न साइड में, मैत्री और भारती नाम के 2 ऑपरेशनल स्टेशन अभी ऑपरेशनल हैं। एक पहले दक्षिण गंगोत्री भी था इंडिया का। कौन सा? दक्षिण गंगोत्री। ये अभी ऑपरेशनल नहीं है, ये अंटार्कटिका में था। 2 ही हैं सिर्फ, मैत्री और भारती ऑपरेशनल, समझे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी स्कूल बैग पॉलिसी 2020। अभी गवर्नमेंट ने स्कूल बैग पॉलिसी बनाई है कि बैग का वजन कितना होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए। ये रिलीज़ किया नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग ने, एनसीईआरटी ने। तो इसके लिए ये जी बस याद रखना, जो पहली दूसरी क्लास है उनके लिए 1.6 से 2.2 kg, और जो 3rd और 5th तक, 3rd 4th 5th के लिए 1.7 से लेकर 2.5, और 6 और 7th के लिए 2.5 kg से 4 kg तक। और जो 8th क्लास के हैं उनके लिए कितना है? ये सॉरी जी, यहाँ पे 2-3 kg किसके लिए? 6 और 7th के लिए। 2.5 kg से 4 kg 8th क्लास के लिए, और 2.5 से 4.5 kg क्लास 9th और 10 के लिए। आपका 3.5 से लेकर 5 kg तक 11th और 12th kg के लिए। ये इसलिए जी आपको पता होना चाहिए वेट क्यों निर्धारित किया जाता है, क्योंकि बच्चे जब ज़्यादा वेट लेके जाते हैं ना, बैग, ये ज़्यादा बैग लटका के लेके जाते हैं कंधे पे, तो उससे क्या है, उसका जो ग्रोथ है ना बॉडी को रुक जाता है, हाइट वगैरह उसके ग्रोथ नहीं हो पाती है बॉडी की, समझे। इसलिए गवर्नमेंट ने ये निर्धारित किए हैं। तो इसके बारे में यही न्यूज़ थी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है जी कम्युनिटी फिशिंग प्रोहिबिटेड इन दीपोर बील। दीपोर बील एक वेटलैंड है जी,
ये एक वेटलैंड है। वेटलैंड मतलब आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमियाँ क्या होती हैं? वेटलैंड कोई भी ज़मीन जिस पे पानी भरा होता है, वैसे इतना जान लो। लेक वगैरह हो गई, रिवर, किसी सब वेटलैंड है। ये दीपोरबिल एक वेटलैंड है। कहाँ पे? ये जी इंडिया का मैप, यहाँ पे असम है। असम में जी, असम यहाँ पे गुवाहाटी, असम में गुवाहाटी एक प्लेस है, गुवाहाटी के साउथ वेस्टर्न पार्ट में है ये। तो इससे रिलेटेड न्यूज़ है, देखते हैं क्या है। ये कामरूप डिस्ट्रिक्ट में आता है, कामरूप डिस्ट्रिक्ट में असम की दीपोरबिल वेटलैंड है ये। और ये असम की ओनली रामसार साइट है। रामसार साइट के बारे में हम पढ़ेंगे अभी, मैंने पहले भी पढ़ा है और डिटेल में पढ़ेंगे, रिवाइज हो जाएगा, आपको लर्न हो जाएगा अच्छे से। एक एक ही रामसार साइट है असम में, और ये वो है दीपोरबिल। अभी क्यों रोक दिए? इसका प्रोहिबिशन फिशिंग, यहाँ पे मछली पकड़ना वगैरह ना लोगों के द्वारा रोक दिया, बंद कर दिया है, क्योंकि इसके जो खतरा बढ़ रहा है इसके, मतलब दीपोरबिल है उसको, ये वेटलैंड है, ख़त्म हो सकता है, इसलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी रोक दिया, खुदाई वगैरह एक्सकेवेशन सब रोक दिया है यहाँ पे, एक्सकेवेशन वगैरह सब। ये 2002 में रामसार साइट डिक्लेयर की थी दीपोरबिल। अब रामसार साइट क्या होती है इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। एक थी 1971 में 2 फरवरी को रामसार कन्वेंशन हुई। रामसार ईरान में एक जगह है जी, जगह का नाम है, ईरान कंट्री पाकिस्तान के साइड में ना, अभी न्यूज़ पड़ी थी ऊपर, ईरान में है जी रामसार साइट, एक जगह का नाम है। वहाँ पे हुई थी कन्वेंशन, गवर्नमेंट, बहुत सारी गवर्नमेंट मिल के आई, वहाँ पे मीटिंग की, इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग, तो वहाँ पे है रामसार साइट। इसी के नाम पे रामसार कन्वेंशन रख दिया। ये वेटलैंड के लिए काम करती है, उनके प्रिजर्वेशन के लिए, बचाने के लिए। समझ आया? तो ये इंटर गवर्नमेंटल है, इकोलॉजिकल करेक्टर और उनके बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए वेटलैंड को काम करती है। अभी देखो ये लिखा है ईरान सिटी के नाम पे, रामसार सिटी है एक ईरान में, उसके नाम पे रखा गया है और कंजर्व किया जाता है। और यही लिखा है जी इसमें, इकोसिस्टम वगैरह को कंजर्व करने के लिए। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? ये जी रामसार साइट है जो, उसका एक रजिस्टर और है जिसका नाम होता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रेक्स, MONTREUX, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। इसमें इंडिया की ना 2 साइट हैं अभी, कौन कौन सी? एक लोकतक लेक, लोकतक लेक, ये क्या है? लोकतक झील है, मणिपुर में है। और दूसरी है जी केवलादेव, केवलादेव, ये राजस्थान में है जी, केवलादेव लेक झील। ये 2 साइट ना मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है। और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में कब डाली जाती हैं? वो एक रजिस्टर है जी, उसमें इसको मेंशन कर दिया जाता है। कब? जब उसको बहुत ज़्यादा डेंजरस खतरा होता है ख़त्म होने का, कि अगर इन पे प्रिजर्वेशन पे, संरक्षण पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये ख़त्म हो जाएंगे वेटलैंड। और पहले याद रखना, पुरानी बुकों में कहीं पढ़ोगे तो उसमें एक दी हुई है कि चिल्का लेक, चिल्का लेक, चिल्का झील उड़ीसा में जी, ये भी पहले मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में डाली गई थी रामसार की, लेकिन अब ये बाहर निकाल दी गई क्योंकि इसको अब खतरा नहीं है, ये रिकवर कर लिया इसको, चिल्का लेक को। समझे? बस इतना ही था इससे बारे में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। आरबीआई ने अभी इसे कंस्ट्रक्ट किया, बनाया, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, क्या जानने के लिए कि डिजिटल पेमेंट हमारे इंडिया में कितनी हो रही है, कितनी नहीं हो रही है। आरबीआई ने किया है, ये ध्यान रखना है। और इसका बेस ईयर रखा गया है 2 मार्च 2018। मान लो जी, बेस ईयर का मतलब है 2018 में देखेंगे कितनी डिजिटल पेमेंट होती थी और अब कितनी हो रही है, बेस ईयर ये होगा, समझे? और इसमें क्राइटेरिया होंगे, कुछ पैरामीटर, आरबीआई के 5 पैरामीटर जिस पे बेस्ड पे ये इंडेक्स जारी करेगी आरबीआई। पहला है जी पेमेंट इनेबलर, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड साइड फैक्टर, सप्लाई साइड फैक्टर, पेमेंट परफॉर्मेंस एंड कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। ये क्राइटेरिया होंगे 5 जिसके बेस पे रिलीज़ करेगी। अब आरबीआई इसे मार्च 2021 से, इस साल से मार्च 21 से रिलीज़ करेगी और सेमी एनुअली होगी, मतलब कि ये साल में 2 बार, 6 महीने में रिलीज़ की जाएगी, साल में 2 बार, सेमी एनुअली। समझे? अभी हमारे इंडिया में पेमेंट सबसे ज़्यादा पता है आपको किससे होती है? पेटीएम से, फ़ोनपे से, गूगल पे से। अब तो व्हाट्सअप ने भी पेमेंट पोर्टल जारी कर दिया, व्हाट्सअप से भी आप पेमेंट जारी कर सकते हो। तो इसके बारे में यही न्यूज़ है, आपको पता, याद रखना है। डीपीआई किसने? आरबीआई ने बनाया इसको, आरबीआई रिलीज़ किया करेगी इसे 10 साल में 2 बार। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है जी हमारी। नेक्स्ट न्यूज़ है जी हमारी कॉलर लीफ नोस्ड बेट से रिलेटेड। ये न्यूज़ में थी, बेट होती है चमगादड़, ये जी देख लो आप, इसका नाम है जी इतना लंबा, इससे लंबा इसका नाम है। ये क्यों न्यूज़ में थी? कर्नाटक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बैट कंजर्वेशन इंडिया ट्रस्ट से मिलके स्टेप लिए हैं इसको बचाने के लिए, ये लुप्त ना हो जाए, एक्सटिंक्शन ना हो जाए इस बैट का, कोलार लीफ नोज्ड बैट का।
क्योंकि जी इसको खतरा है अभी, इसकी 200 से भी कम प्रजाति, मतलब 200 से भी कम इसके भाई बहन बच गए हैं, लोग बच गए हैं, ये बैट चमगादड़ है जो, इसलिए। और ये ट्रस्ट क्या ट्रस्ट होती हैं, ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो वेलफेयर के लिए काम करती हैं, सिर्फ भलाई के लिए। इनका कोई प्रॉफिट, इनका कोई भी प्रॉफिट, इनका वो नहीं होता कि इंटेंशन की लाभ कमाना है, ये गैर लाभकारी होती हैं ट्रस्ट कोई भी, समझे। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या है। कोलर लीफ नोज्ड बैट का दूसरा नाम है जी लीफलेटेड लीफ नोज्ड बैट भी बोलते हैं, और इसका साइंटिफिक नाम है हिप्पोसाइडरोस हिप्पोफिलस। ये साइंटिफिक नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, न्यूज़ में दिया हुआ था तो मैंने भी लिख दिया। ये हिप्पोसाइडरिडा फैमिली से बिलोंग करती है, और याद रखना ये सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल डाई फॉरेस्ट में पाई जाती है, और केव्स में, केव्स का मतलब होता है जी गुफा। अब सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल मैंने पहले भी बताया था आपको। ये देखो जी, ये है अर्थ, ये है इक्वेटर, इसके 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ में, ये एरिया बीच का, इसका बीच का 23 नॉर्थ और साउथ में, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल। और ये 35 डिग्री तक, 23.5 से 35 डिग्री तक, 35 डिग्री तक इसे बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, दोनों साइड। और 35 डिग्री से 66 डिग्री तक, 66 डिग्री तक दोनों साइड, 66 डिग्री, 35 डिग्री से 66 डिग्री तक बोलते हैं टेम्परेट जोन, और इसे बोलते हैं पोलर जोन, 66 से 90 डिग्री तक पोलर जोन दोनों साइड, समझे। अब ये कहाँ पे आता है, सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है ये बैट चमगादड़। और ध्यान रखना, अगर बोलते इक्वेटर पे, हाँ जी इक्वेटर इसमें ही तो आता है ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंडर, तो इक्वेटर पे भी पाया जाता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये इट इज़ एंडेमिक टू इंडिया। एंडेमिक का मतलब है ये सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, ये याद रखना है आपको। और इंडिया में भी एक जगह पाया जाता है, कहाँ पे, कर्नाटक के कोलार डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है, विलेज का नाम है हनुमान हल्ली विलेज, इस गांव का नाम है जी। और उसमें एक गुफा है, केवल उसी में पाया जाती है ये बैट चमगादड़। इसके सिर्फ 200 से भी कम इसके भाई बहन बचे हैं, इंडिविजुअल बचे हैं, 200 से भी कम बैट, इसलिए न्यूज़ में है। और IUCN क्या है मैंने पहले ही बता दिया है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए काम करती है ये, स्पीसीज़, प्लांट स्पीसीज़, एनिमल स्पीसीज़ को बचाने के लिए। इसकी कुछ कैटेगरियाँ हैं, जैसे वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, ये सब बहुत सारी कैटेगरियाँ हैं, उनमें डालती हैं। अब ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, सिर्फ इतना स्टेटमेंट आ जाता है ये एंडेंजर्ड में या क्रिटिकली एंडेंजर्ड में, तो याद रखनी है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में, मतलब बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ गया है, क्योंकि 200 से कम जाती है इसके वो रह गए ना पॉपुलेशन, समझे। चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ पे। अगली न्यूज़ छोटी सी है जी, सबारी रिवर। सबारी रिवर क्या है, सबारी रिवर रिलेटेड है जी, एक रिवर है जी, ये कहाँ पे, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है जी। ये अभी न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे माइग्रेंट, मतलब लोग जो यहाँ पे प्लान करके गए हैं, वो टेम्परेरी हाउस बना रहे हैं, इसलिए न्यूज़ में थी ये गोदावरी की ट्राइब्यूटरी है, गोदावरी रिवर की, आपको पता है ना, ये गोदावरी रिवर है मान लो, इसमें कोई छोटी रिवर आके मिलेगी ना, उस रिवर को गोदावरी रिवर की ट्राइब्यूटरी बोलते हैं। ट्राइब्यूटरी मतलब सहायक नदियाँ, सहायक नदी। तो सवारी रिवर है ना, सवारी रिवर, इसको गोदावरी की ट्राइब्यूटरी। और ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है जी ईस्टर्न घाट से, उड़ीसा में से, और ईस्टर्न घाट के भी सिंकारन हिल से। सिंकारन हिल ईस्टर्न घाट का ही पार्ट है। देखो जी, ये आप आदमी हो, ये आदमी हो, अब ये तो इंसान है, इसके हाथ, नाक, मुंह, कान, इसके पार्ट भी तो हैं। ऐसे क्या है, ये इंडिया है हमारा, ये ईस्टर्न घाट है, यहाँ पे पता होगा आपको, ये वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट नीलगिरी हिल्स पे आके मिलते हैं। यहाँ पे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के जंक्शन पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ पे मिलते हैं। तो ये ईस्टर्न घाट है, ये इसको ये ईस्टर्न घाट बोलते हैं जो ये पहाड़ियाँ, ईस्टर्न घाट का ही पार्ट है उड़ीसा में। क्या, सिंकारन हिल, यहाँ से निकलती है सबारी, सबारी रिवर, समझ में आया। और ये क्या है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में बाउंड्री बनाती है। मान लो ये छत्तीसगढ़ है और ये उड़ीसा है, ये छत्तीसगढ़, ये आपका उड़ीसा, यहाँ आंध्र प्रदेश, इस जंक्शन पे आके मिलके गोदावरी से आके तो यहाँ पे मिलती है ये, समझे। और यहाँ से निकलती है ये सिंकारन हिल से उड़ीसा में, और दोनों के बीच में बाउंड्री बनाती है, छत्तीसगढ़ और किसके, उड़ीसा के बीच में। इसके बारे में यही था। इससे उड़ीसा में ये कोलाब रिवर भी बोलते हैं इसे, कौन सी, कोलाब रिवर बोलते हैं इसे। और कोलाब रिवर एक प्रोजेक्ट भी चलाया गया इरिगेशन के लिए, हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए। अब एक रिवर और न्यूज़ में थी, स्लेरू रिवर, ये सवारी रिवर की ट्राइब्यूटरी है, याद रखना। सवारी रिवर तो है गोदावरी रिवर की ट्राइब्यूटरी, यहाँ समझो, ये गोदावरी रिवर है, गोदावरी रिवर में आके सवारी रिवर मिलती है। और सवारी रिवर की ट्राइब्यूटरी है स्लेरू रिवर, ये स्लेवरी रिवर, स्लेवरी रिवर। इसको मचकुंड रिवर भी बोलते हैं, मचकुंड नदी। ये भी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा बॉर्डर में जंक्शन करती है। तो आज की न्यूज़ तो हुई जी ख़त्म।
अब चलते हैं अपने टॉपिक पे, करंट अफेयर के टॉपिक पे क्वेश्चन करते हैं। तो आप तैयार हो? ये आगे कुछ नहीं है जी, ये हाइड्रो प्रोजेक्ट मतलब बिजली बनाने के लिए इस पे प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं स्लेरी पे। अब क्वेश्चन करेंगे, आप तैयार हो? बोलो यस। यस तो जी चलो फिर क्वेश्चन करते हैं। ये देखो जी आगे क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है हमारा, यहाँ पे कॉन्टिनेंट है जो, यहाँ पे इंडिया का रिसर्च स्टेशन कौन से ऑपरेशनल है ये बताना आपको। दक्षिण गंगा, मैत्री, भारती या बी सी दोनों है। अभी तो बताया जाए जी, हाँ बिल्कुल सही डी ऑप्शन होगा, क्योंकि मैत्री भारती दोनों है और दोनों ये डी में दोनों हो जाएंगे। ये पहले था, ऑपरेशनल नहीं है, ये सेंटर है लेकिन ऑपरेशनल नहीं है, अभी काम नहीं करता दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट क्या है जी, कोलार लीफ नोज्ड बैट से स्टेटमेंट दी हुई है, इससे रिलेटेड ये बताना है। इट इज़ फाउंड ओनली इन वन केव ऑफ केरला, इट इज़ लिस्टेड क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन IUCN रेड लिस्ट। बताओ जी, आपके ऑप्शन करेक्ट बताने, वन ओनली, टू ओनली, दोनों सही है, दोनों गलत है, दोनों गलत है, कौन सा सही है? देखो जी पहला गलत है, ये कर्नाटक में पाया जाता है, कोलार डिस्ट्रिक्ट में एक हनुमान हल्ली विलेज है जी, वहाँ पे एक गुफा है, उसमें, केरल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और ये सही है जी, IUCN की क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में है जी, तो दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या जी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन आर कंसीडर्ड एज टाइगर लैंडस्केप। आपको बताना है इंडिया में टाइगर लैंडस्केप किस रीजन को समझा जाता है, जहाँ पे टाइगर पाए जाते हैं। बताओ जी, ऑप्शन है शिवालिक हिल, गंगेटिक प्लेन्स, सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप, ईस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, सुंदरबन। आपके ऑप्शन है जी ये 1 2 3 1 3 4 1 2 3 4 2 3 4। इसके ऑप्शन है जी, चारों ऑप्शन सही है, सब में टाइगर पाए जाते हैं। और एक रीजन और है जी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक रीजन और है इनके अलावा, वेस्टर्न घाट में भी पाए जाते हैं, समझे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, विच कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो। इकोनॉमी का जी, आपने इकोनॉमी पढ़ी होगी, देखते हैं कितनी इकोनॉमी पढ़ी है। आई कोर के बारे में बताने कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली कह रही है, आई कोर डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन द इकोनॉमी एंड द कंसिक्वेंट इंक्रीज इन द GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये कह रहा है जी, आई कोर बताता है कि कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया, कितना निवेश किया इकोनॉमी में और कितनी GDP इंक्रीज हुई, इसका रिलेशन बताता है आई कोर। बताना सही है या गलत है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, आपको करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है, द हायर द आई कोर द हायर द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ये कह रहा है ये आई कोर जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, कैपिटल की, पूंजी की उतनी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, ये बताना है। थर्ड कह रहा है जी, इन द लास्ट 10 ईयर्स द आई कोर हैज़ बीन सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन इंडिया। पिछले 10 सालों में आई कोर लगभग सबसे ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। तो आपके स्टेटमेंट करेक्ट बतानी है जी, 1 2 1 3 1 ओनली 2 3, कौन सी स्टेटमेंट बताओ जी। देखो जी, तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, पिछले 10 सालों में आई कोर है जो घटा नहीं है, समझो, ये गलत हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है जी, देखो पहले आई कोर समझो आप, ये क्या, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो, मतलब कैपिटल बटे आउटपुट। कैपिटल मतलब पूंजी, धन, पैसा, आउटपुट मतलब क्या आउटपुट निकली है। देखो जी, अब एक बात बताओ, जब कैपिटल ज़्यादा होगी, इंक्रीज ज़्यादा होगी, तो आउटपुट क्या है, कम होगी, समझे। जब कैपिटल कम होगी और आउटपुट ज़्यादा हो, मान लो ये 1 है ये 2 है, अब कैपिटल कम है आउटपुट ज़्यादा है, तो क्या है, जब कैपिटल कम होगी यानी कि आई कोर जब कम होगा तो कैपिटल आउटपुट क्या है, तभी ज़्यादा होगी ना। मान लो आपने 1 रुपया लगाया और 2 रुपया प्रॉफिट कमा लिया, तो आई कोर कम है ना 1 रुपये, कैपिटल आपने कम लगाई और 2 रुपये प्रॉफिट ज़्यादा कमा लिया, समझे। तो ये स्टेटमेंट उल्टी दी हुई है। देखो इसमें कहा हायर द आई कोर हायर द प्रोडक्टिविटी, ना जी, जब कम होगी कैपिटल कम लगाओगे, पैसा प्रॉफिट ज़्यादा लोगे तभी तो फ़ायदा होगा ना, प्रोडक्टिविटी तभी ज़्यादा होगी, तो ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। और फर्स्ट बिल्कुल सही है कि आई कोर इन्वेस्टमेंट, अभी तो बताया कैपिटल और GDP आउटपुट कितना हो रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके बीच में रिलेशन बताता है, तो फर्स्ट सही है ओनली, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सिर्फ फर्स्ट सही है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट मजूली आइलैंड है जी, आपको पता होगा केरल में, ये बताना है आपको, केरल में नहीं है जी, कहाँ पे बताओ, असम में, हाँ बिल्कुल सही, राइट, असम में। तो इसके बारे में स्टेटमेंट दी हुई है, ये बताना है आपको। मजूली आइलैंड इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फुली हैबिचुएटेड रिवर आइलैंड लोकेटेड इन ब्रह्मपुत्रा रिवर। ये कह रहा है जी फर्स्ट स्टेटमेंट, जो मजूली आइलैंड है वो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है जो ब्रह्मपुत्रा रिवर पे लोकेटेड है।
असम में। इट बिकेम द फर्स्ट आइलैंड टू बी मेड ए डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। ये पहला आइलैंड है इंडिया में कि जिसको डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट, पहली डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जो आइलैंड है, पूरी डिस्ट्रिक्ट आइलैंड है, मतलब चारों तरफ पानी से घिरी हुई है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है मजूली इज़ द अबोर्ड ऑफ द असमीज न्यू वैष्णवाइट कल्चर। ये कह रहा है जी यहाँ पे जो विष्णु भगवान को मानते हैं असम में, वो लोग रहते हैं क्या यहाँ पे। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको, बताओ जी। 1 2 1 3 1 2 3 और 2 3। देखो जी तीनों सही हैं, सी आंसर हो जाएगा इसका। कैसे, ये असम में बिल्कुल ब्रह्मपुत्र रिवर पे, और याद रखना पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट रिवर का आइलैंड है, जो रिवर आइलैंड बनाती है। देखो आइलैंड तो बहुत हैं ओशियंस में, लेकिन रिवर से, यहाँ से क्या असम में रिवर फ्लो कर रही है, असम में रिवर फ्लो कर रही है ये असम में। तो ये क्या है, यहाँ पे आइलैंड बना हुआ है, तो रिवर इसके आधी यहाँ से आधी यहाँ से ऐसे फ्लो करती है और बीच में आइलैंड है, तो इसे रिवेराइन आइलैंड भी बोलते हैं। रिवेराइन पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है इंडिया में, याद रखना है, मजूली आइलैंड। तो ऐसा फर्स्ट आइलैंड है जिसको डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया है इंडिया ने। और यहाँ पे असम में जो विष्णु भगवान को मानते हैं वो लोग रहते हैं वैष्णवाइट। तो तीनों सही हो जाएंगे, सी आंसर सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्या जी, सॉलिड वेस्ट स्टेटमेंट दी गई है, कुछ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है, ये बताना आपको। 2006 के रूल हैं जी ये, SWM के। आर एप्लीकेबल बियॉन्ड म्यूनसिपल एरियाज एंड इंक्लूड अर्बन एग्लोमरेशन सेंसस टाउन्स एरियाज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन रेलवेज एयरपोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ये क्या है, ये कह रहा है जो ये रूल हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, वो एप्लीकेबल अप्लाई होते हैं किस पे, म्यूनसिपल एरियाज से बियॉन्ड भी होते हैं, किस पे, सेंसस टाउन हो चाहे आपका रेलवे एयरपोर्ट, सब पे लागू होते हैं। ये बताना सही है क्या, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। दूसरी कह रही है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो हमारा उत्तर पूर्वी भारत है, जो सिक्किम वगैरह है, असम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे हैज़ वेल एस्टेब्लिश्ड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम एंड मोर देन 80% ऑफ वेस्ट इज़ प्रोसेस्ड। ये स्टेटमेंट कह रही है यहाँ पे बहुत ही अच्छे प्लांट लगे हुए हैं, कंपनी लगी हुई है वेस्ट को जो मैनेजमेंट करती हैं, और जो जितना भी कचरा निकलता है ना वेस्ट, 80% को रीयूज़ कर लिया जाता है, प्रोसेस कर लिया जाता है। बताओ जी, पहली सही, दूसरी दोनों है, दोनों गलत। देखो जी पहली सही है, बिल्कुल सबके लिए एप्लीकेबल है, रेलवे एयरपोर्ट सबके लिए, लेकिन यहाँ पे 80% से ज़्यादा कचरा नहीं किया गया है। 85% से ज़्यादा कचरा तो यहाँ पे वेस्ट चला जाता है ऐसे ही। तो क्या है, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है जी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट दी गई हैं जी। ये क्या दी गई है जी, ये देखना। फर्स्ट, बाहर सब्जी बेच रहा है जी एक, आवाज़ आ रही होगी आपको, अब इसको मैं रोक तो नहीं सकता जी, क्लास करते हैं अपनी कंटिन्यू। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इज़ ए प्रिंसिपल ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ दैट शिप्स फ्लाइंग द फ्लैग ऑफ एनी सॉवरेन स्टेट शैल नॉट सफ़र इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर स्टेट्स विदाउट एनी एक्सेप्शंस। ये कह रहा जी, जो पहली स्टेटमेंट है, जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, नेविगेशन का मतलब है जी जब कोई भी क्या है कि समुद्र में कोई लोग जाता है नाव से, शिप से, जहाज़ से, पानी के जहाज़ से, तो वो क्या है, किसी का भी, थोड़ी देर रुक ही जाते हैं जी, साथ चला गया, आप शुरू करते हैं। क्या है जी, इसके जब भी कोई शिप से ओशन में ट्रेवल कर रहा है और उसने अपने स्टेट का, कंट्री का झंडा लगा रखा फ्लैग, तो उसको बिना किसी, विदाउट एनी एक्सेप्शन उसे जाने देता है, कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री अपनी पास से गुजरने देता है। याद रखना, विदाउट एनी एक्सेप्शन, कोई भी कंडीशन नहीं होती, गुजरने देता है। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है द राइट टू फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इज कोडिफाइड अंडर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। जो राइट टू फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, एक कन्वेंशन बनाई गई है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, क्या इसके अंडर कोडिफाई किए गए हैं क्या। सेकंड स्टेटमेंट ये बोल रही है। नेक्स्ट क्या कह रही है, नॉट ऑल यूएन मेंबर स्टेट्स हैव रेटिफाइड द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ये कह रही है कि जो यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर हैं, उन सब भी मेंबर ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी को रेटिफाइड नहीं किया है। देखो जी, जब भी कोई मीटिंग होती है ना, हमारे यहाँ से डेलीगेट जाता है, मतलब या तो पीएम, प्रधानमंत्री, या प्रेसिडेंट, या वाइस प्रेसिडेंट, तो वो क्या है, रिप्रेजेंट करते हैं हमारी कंट्री को। तो वहाँ पर ट्रीटी, कोई कन्वेंशन साइन हो रही है तो उसे साइन करते हैं, लेकिन उसके बाद पार्लियामेंट में आके उसे पास करना होता है, उसी को बोलते हैं रेटिफाई करना। तो ये बोल रहा है थर्ड स्टेटमेंट, क्या यूएन मेंबर ने, सारे यूएन मेंबर ने इसको रेटिफाई नहीं किया है, कुछ ही मेंबर ने रेटिफाई किया है इस कन्वेंशन को। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जी, 1 2 1 3 2 3 या 1 2 3। इसका आंसर है जी, देखो जी, पहली तो कह रहा है विदाउट एनी एक्सेप्शन, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर कुछ एक्सेप्शन होती है जी, अगर कंट्री के पास से कोई शिप गुजर रही है तो कंट्री रोक सकता है उसे, सारी शिप नहीं जाने देता, तो फर्स्ट गलत हो जाएगा। ये सेकंड बिल्कुल सही है जी, ये इसी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी के अंदर ही बनाए गए हैं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन रूल्स।
ये बिल्कुल सही है। और सेकंड भी सही है जी, सारे यूएन के सारे मेंबर ने इसे रेटिफाई नहीं किया है, कुछ मेंबर ने नहीं किया है, ठीक है, तो ये भी सही है, कुछ ही मेंबर ने किया है इसे रेटिफाई। तो 2 और 3 स्टेटमेंट सही हो जाएगी, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर ज़रूर करना जी। शेयर करोगे तो देखो जी मुझे मोटिवेशन मिलता है, कॉन्फिडेंस आता है कि मैं ऐसा आपके लिए लाता रहूँगा ये सेशन। और आपको पता ही चल गया होगा कि और भी यूट्यूबर पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं आपको। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराना था, वो पढ़ लो सारी इन्फॉर्मेशन। हमें वो पढ़नी है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है और अच्छे से समझनी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं जी। कल तक के लिए करो वेट।